जो हमें आदेश था कि 12 लोगों को मैं ले जाऊं, 12 लोगों में कुछ लोग तो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं और कुछ लोग पूरी तरह से फुल टाइम दूसरी विधाओं में, जो गणित है या अन्य विधाओं में भी शिक्षण प्रदान करते हैं। और ये सब लोगों को, इन सब लोगों को इस बात का उत्साह है कि हिंदी का जो ज्ञान है, हिंदी से संबंधित जो हमारी क्षमता है, उसको कैसे हम मजबूत करें। तो आपको ये भी बता दूं मैं कि भाषा सीखना अमेरिका के लिए सिर्फ उसी भाषा में बातें करना नहीं है, बल्कि उस भाषा को हम दूसरी विधाओं में कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। और जलवायु परिवर्तन का जो वैज्ञानिक पहलू है, उसको हमें उस भाषा के में व्यक्त करना है। इस विश्वविद्यालय के जो नेताओं को मुझे धन्यवाद देना है। क्योंकि हमारा रास्ता जो है यहाँ, वो मुश्किल है, खतरनाक है और हमें उसके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। हम आए हैं कुछ जानने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए, लेकिन ये क्या जानकारी है, उसको कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे लोगों से बात करें ताकि अपने विचारों को उन पर न डालें, ताकि जो हम सोचते हैं कि जवाब होने चाहिए, हम ये न पाएं। क्योंकि हमें उसी तरह सब लोगों से बात करनी है ताकि वे अपने मन, अपने विचारों को उसी तरह अभिव्यक्त करें कि जिसमें हमारा कोई प्रभाव न हो, लेकिन हम उसके बारे में कैसे सवाल पूछें, हमें मालूम नहीं है। सो उसी तरह हम सोचते रहते हैं कि हम कैसे अपना काम करें। ये हमारा दूसरा दिन है। हमने काफ़ी सोचा है कि कुछ तैयारी होनी चाहिए काम करने से पहले, लेकिन ये तैयारी बिना जानकारी कैसे हो सकती है। तो ममता है यहाँ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिकीकरण में तल्लीन मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करता जा रहा है। क्या यह एक परजीवी की तरह जीना नहीं है? वो ये बात भूल गया है कि उसका भी प्रकृति के प्रति एक उत्तरदायित्व है, जिसके आधार पर ही उसका अपना भविष्य संभव है। इस धरती की जैव विविधता ही उसका पालन पोषण करती है, न कि वो धरती का। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि आधुनिक विज्ञान की चकाचौंध से प्रभावित शहरी मनुष्य प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए अगर कुछ कर रहा है तो क्या कर रहा है। लेकिन ऐसे भी समुदाय हैं जो दैनिक जीवन में भी प्रकृति के साथ पारस्परिक संतुलन बनाते हुए आराम से जीते हैं। ये समुदाय प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना ज़रूरी है, जीविका चलाने के लिए ज़रूरी है। वे प्रकृति को भी बदलने में कुछ देते हैं, चाहे वो पेड़ पौधों का सही तरीके का उपयोग हो या नदी तालाबों का धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से देखभाल करना हो। पीढ़ी दर पीढ़ी इस आदान प्रदान की प्रथा को ये समुदाय जारी रखते हैं। क्या ये पारंपरिक जानकारी विलुप्त हो रही है? इन समुदायों में प्रचलित सांस्कृतिक प्रथाओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है क्या? हमारा क्या उद्देश्य है? जब हिंदी पढ़ाते हैं अमेरिका में या यूरोप में, हमारे पाठ्य पुस्तकों में इन समुदायों के बारे में बिल्कुल बात नहीं होती है। दिल्ली की बात होती है, मुंबई की बात होती है। हम पढ़ाते हैं कलकत्ता कहाँ है, लेकिन नैनीताल कहाँ है, दहानू कहाँ है, कभी नहीं सिखाते हैं। सो उसी तरह हमें उन समुदायों के बारे में थोड़ा सा सिखाना है, लेकिन इससे पहले जानना है, इससे पहले सीखना है कि जो संबंध है
मनुष्य और प्रकृति के बीच जो पारस्परिकता है, इस संबंध में जो आभार का जो भाव है, आदान प्रदान जो है मनुष्य और प्रकृति के बीच, उसको हर मनुष्य को समझना चाहिए और सीखना चाहिए। हम आपके नैनीताल में, उत्तराखंड में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करती हूँ सभी का, और ओझा जी का और आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे यहाँ आए और आपने गिरीश रंजन तिवारी के साथ साथ आपने हम सबको गौरवान्वित किया है यहाँ पर आके, कि हम लोग यहाँ आकर आपसे भी कुछ सीखेंगे और आप हमारे यहाँ से हमारी जलवायु के बारे में कुछ हमें बताएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें हम इंडिविजुअली अपने स्तर पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें वृक्ष लगाना। और वृक्ष अगर हम जितने अधिक लगाएंगे, मैं तो अपने साथियों से ही कहता हूँ कि तुम अपने जीवन में केवल 10 वृक्ष भी लगा लो, लेकिन उनको सुरक्षित रखो। तो जो कार्बन इकोनॉमी जो बहुत ही आवश्यक हो गई है इस समय ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, कार्बन इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छा तरीका वृक्ष लगाना है। दूसरा, अभी ओझा जी बता रहे थे या किसी ने कहा था कि प्रोजेक्ट्स जो आए वो अनसक्सेसफुल हो गए। उनका सक्सेसफुल होने के पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो ये कारण है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट से यहाँ पर प्रोजेक्ट लाई, जिस बार भी यहाँ पर आए, वो आम जनता तक नहीं गए। आम जनता को उसके बारे में कोई सूचना नहीं है। जो आम जनता है उसकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित नहीं की गई। जैसे आज वही चीज़ आज भी हो रही है। कागज़ों में ये कहा गया है कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो उसके लिए पहले EIA होगा। EIA अर्थात एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जब ये असेसमेंट हो जाएगा तो उसके बाद होगा EIS, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। सरकार उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएगी कि ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी ये वीकनेसेस है। फिर आपसे पूछेंगे कि आपके क्या विचार हैं। जैसे टेहरी डैम बना, टेहरी डैम के बारे में खूब हल्ला हुआ, लेकिन अधिकतर बिजली जो है वो हमें नहीं मिल रही है। और सबसे बुरा ये है कि टेहरी डैम के जो आउस्टीज़ हैं वो आज तक उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो रिहेबिलिटेट नहीं हुए। मैं जब राजा जी नेशनल पार्क पर काम कर रहा था तो मैंने देखा कि गुज्जरों के लिए तो बहुत हल्ला हो रहा था, क्योंकि गुज्जर वोट बैंक थे। लेकिन जो टेहरी के आउस्टीज़ थे या जो बुक्सा लोग थे या उसी से लगा एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं घाड़ क्षेत्र, वहाँ के लोगों के लिए किसी को चिंता नहीं थी। चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि एक तो फैशनेबल नहीं था। गुज्जर के बारे में बोलना बड़ा फैशनेबल माना जाता है, उन बेचारों के बारे में फैशनेबल नहीं है। और आज भी जो टेहरी आउस्टीज़ हैं, पहले उन्हें टेहरी से भगाया, राजा जी नेशनल पार्क में लाए, फिर राजा जी नेशनल पार्क से कह रहा है यहाँ से भी आप भागो, कहाँ जाओ ये सुनिश्चित नहीं किया गया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आम जनता को कोई भी सूचना नहीं होती है। इसका सबसे भयानक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप सब नैनीताल में रह रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा कि 1.5-2 साल पहले नैनीताल में सी प्लेन लैंड कराने की बात आई, और ये यहाँ के समाचार पत्रों में नहीं था, किसी समाचार पत्र में नहीं था। बाद में मैंने गिरीश रंजन तिवारी और 2-3 लोगों को बताया तो यहाँ छपा। लेकिन ये सी प्लेन यहाँ पर बनाया जाने वाला है और सी प्लेन यहाँ लैंड करेगा, इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी। केवल दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी थी। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, किसी भी समाचार पत्र में ये खबर नहीं छपी थी। फॉर्चुनेटली जो यहाँ पर फाउंडर चीफ जस्टिस थे मिस्टर अशोक देसाई, उनका लड़का मुझे अंकल कहता है, तो उसने ये न्यूज़ भेजी। उन्होंने कहा कि अंकल आपका शहर बर्बाद होने जा रहा है और ये सरकार जो है ये यहाँ पर सी प्लेन लाने वाली है। तो खैर मैंने उस न्यूज़ के आधार पर फिर शो कॉज नोटिस दिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को। तो मैंने उनसे जो प्रश्न पूछे उसके बाद वो घबरा रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब सी प्लेन आप कहीं लाते हैं तो उसके लिए आपको रनवे और लैंडिंग एरिया जो है वो कम से कम 1100 मीटर लंबा होना चाहिए, और हमारी लेक की लंबाई कितनी है, करीब 1300 या 1250 मीटर। तो पूरी लंबाई जो थी वो सी प्लेन घेर लेता। इसके अलावा चौड़ाई जो है वो 120 मीटर होनी चाहिए। हमारा नैनीताल का जो लेक है कई जगह पर 120 मीटर से कम है, तो क्या स्थिति होती। इसके अलावा डॉकिंग एरिया चाहिए सी प्लेन के लिए।
मैनूवरिंग एरिया चाहिए, जेटीज़ चाहिए, रनवे चाहिए, गलीज चाहिए, गैंगवेज चाहिए, इसके अलावा रिफ्यूलिंग स्टेशन चाहिए। तो ये सब चीज़ें कहाँ आती, ये सब लेक के बाहर जाती। तो अलका होटल जो है वहाँ पर पायलट का रहने का होता, मतलब खैर अलका होटल अलाउ नहीं करता, लेकिन स्थिति ये थी कि पूरा मॉल रोड जो था वो घेर देते। और सी प्लेन यहाँ पर लैंड करने के लिए जब मैंने यहाँ के लोगों से कहा तो बड़े खुश हो रहे थे कि अरे हमारे वहाँ तो हवाई जहाज़ आएगा, हम ताल के ऊपर हवाई जहाज़ में उड़ेंगे। जब उन्हें ये पता चला कि उस ताल सी प्लेन के लिए कितना एरिया जो है, फिर इसके अलावा जब सी प्लेन लैंड करेगा उससे 1-1.5 घंटे पहले ट्रैफिक रुकेगा, सी प्लेन जाएगा फिर ट्रैफिक रुकेगा, तो कई समस्याएं हैं। गुजरात में सी प्लेन सर्विस जो है वो बिल्कुल फेल हो गई। तो आप नैनीताल में ला रहे हैं और नैनीताल के लोगों को मालूम नहीं है, छिप के आप टाइम्स ऑफ इंडिया में कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि जब तक आम जनता की सहभागिता नहीं होगी तब तक आप कोई भी योजना को सफल नहीं कर सकते हैं। और यही नैनीताल में होता आ रहा है। जैसे बलिया नाले के लिए बड़ा हल्ला हो रहा है कि बलिया नाले में ये हुआ है, बलिया नाले में वो हो रहा है, लेकिन मैं उनसे ये पूछता हूँ कि बलिया नाले क्षेत्र में जो गरीब लोग रह रहे हैं, जो बेचारे डेली वेजर्स हैं, कोई किसी होटल में बैरा का काम कर रहा है, कोई किसी होटल में बर्तन मल रहा है, और कई महिलाएं लोगों के घरों में बर्तन मल रही हैं, झाड़ू दे रही हैं, वो लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उनके बारे में या उनको तो कभी नहीं बुलाया गया। उनकी इतनी दुर्दशा है, जैसे एक को मैं जानता हूँ, उनका परिवार रह रहा है गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज, जिसको गोरखा लाइन कहते थे, हल्द्वानी रोड में। तो जहाँ वो रह रहे हैं वो हॉल है, उसमें 10-12 परिवार और उन्होंने डाल दिए थे, और कोई शीशा नहीं है, दरवाज़ा आधा बंद होता है। आप सोचिए जनवरी में जब बर्फ़ पड़ रही है, उस स्थिति में बेचारे वहाँ रह रहे हैं और उनके पास इतने गद्दे और इतने रज़ाई भी नहीं है जिसमें वो रह सकते हैं। तो आम जनता से आपको इतना दूरी बनाने का क्या लाभ मिलता है, मेरी समझ में नहीं आया। रिक्शे आपने यहाँ पर वो ई रिक्शा चला दिया है, लेकिन आपने साइकिल रिक्शा जो चला रहे थे, जो बिहार से, ईस्टर्न यूपी से लोग आए हैं, क्या कभी उनको आपने बुलाया, क्या उनसे बात की, वार्तालाप किया कि हम ई रिक्शा यहाँ पर ला रहे हैं। अब ई रिक्शा वाले जो हैं वो बड़े आदमियों के लिए ई रिक्शा चल रहे हैं, तो साइकिल रिक्शे वाले तो धीरे धीरे जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये स्थिति हो रही है यहाँ पर। तो नैनीताल को आप तब तक नहीं बचा सकते जब तक नैनीताल के बारे में नैनीताल बचाओ आंदोलन जन आंदोलन नहीं है। जब हर आदमी ये कहेगा कि अब इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हमें एक होकर सड़कों पर आना पड़ेगा, सड़कों में जाके हमें कहना पड़ेगा कि हमारा नैनीताल है, हमें इस पर अधिकार है, हम इसको बचाते हैं और हम इसे बचाना चाहते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आप कभी राशन कार्ड की लाइन में लगना, राशन कार्ड बनाने जाओ, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय से मतलब वो किसी जाति, किसी धर्म और किसी क्षेत्र का हो, जो एक बार उत्तराखंड में आ गया, यहाँ रहने लग गया 2-3 साल से, 4-5 साल से, ही इज़ एन उत्तराखंडी। तो अगर आप उत्तराखंडी हैं, आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप बरेली से दूर किसी शहर से आ रहे हैं, आपका राशन कार्ड एकदम बनेगा, आपका आधार कार्ड एकदम बनेगा, और आपके घर आपके थैंक यू भी कहेंगे आपसे ना। तो ये तो हमारे वहाँ स्थिति है। खैर, अब मैं आता हूँ यहाँ की समस्याओं में कि किस तरह से हमें इस समस्या का समाधान करना चाहिए। एक तो मैंने वृक्ष बताया, दूसरा हम लोग पारंपरिक ज्ञान को भूल चुके हैं। जैसे अभी आप वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तिवारी जी ने कहा शायद, तो वाटर मैनेजमेंट यहाँ का, उत्तराखंड का बड़ा रिच ट्रेडिशन है, यहाँ पर बड़ा जीवंत परंपरा है यहाँ की। हमारे नौले होते थे, हमारे धारे होते थे, हमारे चुपटौले होते थे, ये सब चीज़ें थी, या हमारे घराट होते थे, वो सब हमने ख़त्म कर दिए हैं, जबकि उनमें पानी हमेशा बना रहता था। और हमारे जो पुराने लोग थे वो जानते थे कि कहाँ पर पानी मिलेगा। आज आप जाइए आइसोटोप्स के माध्यम से और कई जो मॉडर्न मशीनरी है उसके माध्यम से आप पानी की खोज कर रहे हैं, और उसमें भी आपको 8-9 साल लग जा रहे हैं, और फिर आप असफल हो जा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पानी नहीं मिल सकता। लेकिन आप किसी गांव के बुजुर्ग से पूछो कि पानी कहाँ पर मिल पाएगा, वो इधर उधर देखेगा, कहेगा देखो वहाँ उतीश का पेड़ है, बांज का पेड़ है, यहाँ खोदो पानी पक्का मिलेगा, और मिलता है। क्योंकि दोनों वृक्ष जो हैं, दे हैव गॉट ए ट्रिमेंडस कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग वाटर, स्टोरेज वाटर जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर जिस समय समाज
या सेटलमेंट हो रहा था, मैं थोड़ा भटक रहा हूँ, जब सेटलमेंट हो रहा था तो सबसे पहले सेटलमेंट जो था वो रिवर वैली सेटलमेंट हुआ। रिवर वैली सेटलमेंट में उन्होंने एक चीज़ खास ही की थी कि आप जिसको हम आज फ्लड प्लेन कहते हैं, नदी के किनारे आप मकान नहीं बनाएंगे। फिर 1-2 साल जब उन्हें देखा तो घाटी में गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि जो रिजेस हैं, हम रिज में जाके भी सेटल हुए, लेकिन वो एकदम सेटल नहीं हुए। उन्होंने 2-3 साल तक देखा इरोजन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है। जब स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी आने के बाद फिर वो वहाँ पर जाके उन्होंने बसने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन बसने से पहले उन्हें पानी की आवश्यकता थी। तो इस तरह से फिर वो पानी की तलाश में जाते थे और बांज और उतीश के पेड़ से, क्योंकि लेसर हिमालयन रीजन में बांज और उतीश बहुत ज़्यादा होता है, तो बांज और उतीश के माध्यम से वो पानी की खोज कर लेते थे, पानी के धारे ढूंढ लेते थे, पानी के जो स्रोत है वो उनको मिल जाते थे। तो जहाँ पर स्रोत होता था, आज अमेरिकन इस बात को कह रहे हैं स्प्रिंग सेंचुरी, यू शुड मेक स्प्रिंग सेंचुरीज। मैंने उनसे कहा हम तो 500 साल से स्प्रिंग सेंचुरीज कर रहे हैं जो आप आज बात कर रहे हैं। तो स्प्रिंग सेंचुरी का मतलब ये है कि जहाँ पर उनको पानी का स्रोत मिलता था वहाँ और अधिक वो बांज के पेड़ लगाते थे और चौड़ी पत्ती के पेड़ लगाते थे, और इसके साथ ही साथ वहाँ पर वो फल फूल के पेड़ भी लगाते थे, जिससे चिड़ियाएँ भी वहाँ पर आएँ, जानवर भी आएँ। तो एक पूरा ऐसा सिस्टम था जिसमें ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ एंड प्लांट लाइफ, ये तीनों लाइफ जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी। लेकिन हमारे वहाँ प्रोजेक्ट जो हैं उस तरह से नहीं बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, आजकल टाइगर प्रोजेक्ट बहुत हल्ला हो रहा है। कॉर्बेट पार्क में इतने टाइगर हो गए हैं, राजा जी नेशनल पार्क में इतने टाइगर हो गए हैं, उनके लिए सब लोग लगे हुए हैं, टीवी भी उनको दिखा रहा, पीछे से दिखा रहा, मुंह का शेप दिखा रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो टाइगर बेचारे नेशनल रिजर्व और नेशनल पार्क्स के बाहर हैं, उनकी क्या स्थिति है? वो तो 10-12 साल में मर जा रहे हैं। उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। मैंने उनके लिए संज्ञा दी है BPL टाइगर, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। तो BPL टाइगर्स के बारे में भी सोचे ना, ये हमने कभी नहीं सोचा।